इतना तो आपको समझा दिया था कि जो बिलोंग्स टू होता है वो बिलोंग्स टू का मतलब है, इस तरीके का साइन लगाते हैं हम, तो इसको हम लोग कह रहे हैं कि ये हमारा बिलोंग्स टू है। ठीक है, तो बिलोंग्स टू का मतलब क्या है? जैसे मान लीजिए कि अगर मैं यहाँ पर एक सेट लिख रहा हूं, मेरा सेट है ए, उस सेट ए में कुछ एलिमेंट्स आ रहे हैं, और आपके क्वेश्चन नंबर 2 में दे रखा है एलिमेंट है 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये एलिमेंट दे रखे हैं 6 एलिमेंट। तो बिलोंग्स टू हम तब यूज करते हैं जब ये एक सेट है ए, तो अगर कोई एलिमेंट इस सेट ए का एक एलिमेंट है, तो कीवर्ड याद रखना है, इफ एनी एलिमेंट, ठीक है, इज एन एलिमेंट ऑफ अ सेट, तो कीवर्ड है एक एलिमेंट, ठीक है, ऑफ अ सेट, देन वी से दैट एलिमेंट belongs to सेट ए। ठीक है, तो जैसे यहां पर अब कीवर्ड जो है वो एलिमेंट है, ये याद रखना जो भी बता रहा हूं बस, कि अगर कोई एलिमेंट किसी पर्टिकुलर सेट का एक एलिमेंट है, ठीक है, तो हम कहेंगे कि वो उस सेट से बिलोंग करता है। तो जैसे यहां पर आप देख रहे हो कि बिलोंग्स टू का साइन ये इस तरीके से बना हुआ है, अगर वो उससे बिलोंग नहीं करता है तो हम ऐसे ई लगाकर उसमें एक ऐसा कट लगा देते हैं, जिसका मतलब हो गया वो बिलोंग नहीं करता है, नॉट बिलोंग्स टू। तो जैसे इक्वल का साइन ऐसा होता है और नॉट इक्वल टू का साइन कैसा है, ऐसा है, तो वैसे ही आप इसे समझ लो। क्लियर हुआ? तो यहां पर जब उसने लिखा 5, तो जब उसने 5 लिखा तो 5 इस सेट ए का एलिमेंट है या नहीं है सर। है? तो 5 इससे बिलोंग करता है। इसी तरीके से 8 इस सेट का एलिमेंट है क्या? नहीं है सर। तो वो उससे बिलोंग नहीं करता है। फर्दर देखो, क्या 0 उस सेट का एलिमेंट है? नहीं है, तो वो उससे नहीं बिलोंग है। नहीं करता है, नॉट बिलोंग्स टू आ जाएगा। इसी तरीके से 4 जो है वो एलिमेंट है तो बिलोंग्स टू आ जाएगा, 2 जो है वो एलिमेंट है तो बिलोंग्स टू आ जाएगा, 10 जो है वो भी एलिमेंट है, वो एलिमेंट नहीं है तो नॉट बिलोंग्स टू आ जाएगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। हालांकि बिलोंग्स टू को हम अलग से पूरा डिस्कस करेंगे, लेकिन वो तब करेंगे जब हम सबसेट पढ़ेंगे, ठीक है ना, तो वहां पे इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे। तो ये इधर तक कोई डाउट है तो अभी बताओ, नेक्स्ट किसी क्वेश्चन में दिक्कत हो रहा हो तो बताओ। नो सर, और कोई दिक्कत नहीं। आयुष का है? सर आयुष एक बार यही वाला फिर से बता दो। कौन सा वाला? यही वाला। ये वाले में सिंपल कहानी है, अगर कोई एलिमेंट किसी पर्टिकुलर सेट का भी एक एलिमेंट है तो वो उस पर्टिकुलर सेट से बिलोंग कर रहा है। बिलोंग का मतलब क्या है? ऐसे हम नॉर्मली बोलते हैं आई बिलोंग टू रुद्रपुर, आई बिलोंग टू उत्तराखंड, क्या मतलब है कि मैं वहां से आता हूं। तो कोई ये जो एलिमेंट है वो जिस पर्टिकुलर सेट से आ रहा है, ठीक है ना, वो जिस पर्टिकुलर सेट से आ रहा है तो हम ये कहेंगे कि वो एलिमेंट उस सेट से बिलोंग करता है। अब जैसे मैं यहाँ पे एक एलिमेंट लिख दूं 7, तो क्या 7 सेट ए का एलिमेंट है? नहीं है, तो इसका मतलब हम कैसे लिखेंगे कि 7 डज नॉट बिलोंग्स टू, डज नॉट बिलोंग्स टू के लिए ऐसा एक कट लगा देंगे यहाँ पे, और यहाँ पे लिख देंगे ए। तो इसका मतलब हुआ 7 ए से बिलोंग नहीं करता है, ठीक है ना। ऐसे ही यहाँ पर आ गया 5, तो आप क्या देख के बोलोगे कि क्या 5 उस सेट ए से आ रहा है? हाँ आ रहा है, तो हम लोग लिखेंगे सेट ए बिलोंग्स टू, सॉरी एलिमेंट 5 बिलोंग्स टू
सेट ए, तो इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया जाएगा, बात खत्म हो गई। इसमें तो कुछ है ही नहीं, सिंपल कहानी है। और कोई डाउट किसी का? सर फिफ्थ वाले का सेकंड पार्ट बता दो। फिफ्थ वाले का सेकंड पार्ट, फिफ्थ वाले में ये कह रहा है लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट। तो फिफ्थ वाले का सेकंड जो है उसमें ये कह रहा है बी इज अ सेट ऑफ ऑल एक्स वेयर एक्स इज एन इंटीजर एंड एक्स इज ग्रेटर देन -1/2 एंड लेस देन 9/2। तो हमें x की ऐसी वैल्यू का सेट बनाना है जो कि -1/2 से तो बड़ा है और 9/2 से छोटा है। तो ये -1/2 का मतलब क्या हुआ? -0.5, और ये 9/2 का मतलब क्या हुआ? 4.5। तो आपको ऐसे एलिमेंट्स, ऐसे इंटीजर्स का सेट बनाना है जो कि इस रेंज में लाए कर रहे हैं। तो -0.5 से 4.5 के बीच में इंटीजर्स कौन कौन से हैं? 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा और 4 होगा। तो ऐसे करके बंद कर देंगे, ये हमारा सेट हो गया। सर 1.5 और 2.5 और ये भी होगा 3.5। भाई ये इंटीजर है, क्वेश्चन पढ़ो ना, उसमें क्या लिखा है। तो अब बच्चे कई बार कहते हैं सर कहीं तो ये नाम लिख देता है रोस्टर में, कहीं ये नाम नहीं लिखता है। तो जहां दे रखा है लेटर उसका तो वो लिख दो, नहीं दे रखा तो मत लिखना। अब उसने लिख रखा था ना कि बी सेट बनाओ, जो सेट बिल्डर फॉर्म लिखी हुई है उसने इस क्वेश्चन नंबर 5 के सेकंड पार्ट में, उसमें इसको सेट बी से दिखाया हुआ है ना, तो इसलिए आप उसको बी के इक्वल इक्वेट करके दिखा दो, और नहीं है तो फिर कोई बात ही नहीं है, फिर तो बात खत्म, फिर ऐसे ही लिख दो खाली। क्लियर हो गया? और सर। बोलो, और कोई डाउट हो? बोलो भाई। सर अगर क्वेश्चन में नहीं दे रखा नाम तो क्या बोलते हैं, अपनी मर्जी से लिख सकते हैं, कोई भी नहीं मार्क्स नहीं नहीं, कटेंगे उसमें? अगर नाम नहीं दे रखा है ना, जैसे मान लो कि सेट बी का कोई नाम नहीं दिया होता, खाली जो है आपको क्वेश्चन ऐसे ही दे देता सीधा कि मतलब करली ब्रेसेस में, जैसे हम देख रहे हैं कि उसको बी के इक्वल इक्वेट करके लिखा है। अगर ये बी के इक्वल इक्वेट करके नहीं लिखा होता, खाली ऐसे लिखा होता है, ऐसे करली ब्रेसेस सेट ऑफ ऑल एक्स वेयर एक्स इज एन इंटीजर डैश डैश डैश, तो आप फिर नाम नहीं लिखते वहां पे, आप सीधा सीधा इस तरीके से लिख देते 0 1 2 3 4 5, बस ऐसे लिख देते आप। या फिर आप नाम एज्यूम कर लो अपने पास से, लेट पी बी द सेट ऑफ पी बी दैट सेट एंड पी इज इक्वल टू दिस, है ना। और अगर नाम नहीं दे रखा है तो या तो एज्यूम करके लिख दो, या फिर आप ऐसे ही भी दिखा सकते हो, सिंपली ऐसे लिख के, जहां पे लेटर नहीं दे रखा वहां सिंपली ऐसे ही दिखा दो सीधा सीधा, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर हो गया? और बोलो, कोई डाउट है तो। अब सर हम लोग आगे चल रहे हैं और हमारा जो नेक्स्ट इसमें पार्ट है वो है आपका नल सेट। नल सेट बोलो, एम्प्टी सेट बोलो, और या वॉइड सेट बोलो, वॉइड एक ही बात है। क्या मतलब है सर इसका? तो नल का मतलब क्या होता है? नल का मतलब होता है जीरो, एम्प्टी का मतलब भी यही है, जीरो खाली है। वॉइड का मतलब क्या है? कोई चीज वॉइड हो गई, वॉइड हो गई मतलब नल एंड वॉइड हो गई मतलब जीरो हो गई, है ना। नल एंड वॉइड हो गई मतलब जीरो हो गई, अवैध हो गई, ठीक है, खत्म हो गई सर, है ही नहीं सब। तो एम्प्टी सेट का मतलब है, सुन लेना भाई ध्यान से, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, थ्योरी है लेकिन इंपॉर्टेंट है। अब हालांकि इसकी डेफिनेशन तो बड़ी खतरनाक तरीके से दे रखी है,
लेकिन हम उसके चक्कर में नहीं पड़ेंगे, पहले हम समझ लेते कि होता क्या है। तो नल सेट और वॉइड सेट का मतलब है ऐसा सेट जिसमें कोई एलिमेंट नहीं है। तो अपनी सिंपल लैंग्वेज में हम लोग क्या बोले, नल और एम्प्टी सेट इज अ सेट with no element in it, इसमें कोई एलिमेंट नहीं होगा, वो एम्प्टी सेट है। अब आप बोलो कि सर पढ़ाया क्यों जा रहा है, इसका रिलेवेंस आपको आगे समझ में आएगा। ठीक है, अब यहां पर जो नल सेट है उसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है, वो खाली है सर, खाली है, बिल्कुल है ही नहीं उसमें कुछ। तो अब सवाल ये उठता है कि नल सेट को दिखाया कैसे जाए, है ना। नल सेट को दिखाया कैसे जाए, शो कैसे किया जाए कि नल सेट है। तो नल सेट को दिखाने का तरीका ये होता है, आपने 10th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री में एक साइन पढ़ा होगा फाई, है ना। सर्किल बना के उसमें ऐसे एक स्पेस बनाया होता है, इसको फाई बोलते हैं, फाई, PHI फाई, है ना, फाई होता है ये फाई। तो नल सेट को इस तरीके से दिखाया जाता है, आगे फाई मत लिख देना, खाली जो है इस तरीके से साइन बना देंगे, तो ये जो है शो करेगा कि ये नल सेट है। अब कई बच्चे नल सेट को दिखाते समय क्या गड़बड़ करते हैं, वो ऐसे कर देते हैं, चलो पढ़ाना। नल सेट को दिखाते टाइम कैसे लिख देते हैं, वो पहले नाम लिखते हैं, जैसे उनको आदत होती है, ऐसे करते हैं, करली ब्रेसेस बनाते हैं, और करली ब्रेसेस को ऐसे खाली छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं करना है, ये गलत तरीका है। और दूसरा तरीका वो क्या करते हैं, वो ऐसे कैपिटल लेटर में नाम लिखते हैं। भाई मेरी बात समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ, सुनाई दे रहा है तुम लोगों को, नहीं दे रहा है? दे रहा है सर। यस सर। नल सेट समझ में आया ना तुमको क्या होता है? तो देखो सुनो, यस सर। तो मैं ये बता रहा हूँ कि बच्चे क्या क्या गलती करते हैं। तो ऐसा नाम लिख के अपन ऐसा नहीं दिखाएंगे, ठीक है। अगर खाली ऐसा दिखा देते तो ये सही तरीका है, लेकिन अगर इस तरीके से नाम लिख के दिखाओगे तो गलत हो जाएगा। कई बच्चे क्या करते हैं, कई बच्चे ऐसे करते हैं, करली ब्रेसेस बनाते हैं, और करली ब्रेसेस बनाने के बाद उसके अंदर ऐसा फाय बनाते हैं, उसके अंदर ऐसा फाया बनाते हैं, ये भी गलत तरीका है, ठीक है। कई बच्चे क्या करते हैं, कई बच्चे करली ब्रेसेस बनाते हैं और उसके अंदर 0 लिख देते हैं ऐसे, और कहते हैं नल सेट है कि खाली है तो 0 से दिखा दो। ऐसा नहीं है। तो सही तरीका क्या है, सही तरीका है आपका कि या तो आप इस तरीके से खाली एक फाया बना दो, या फिर इस तरीके से दिखा दो। और ये जो बाकी के तरीके आप देख रहे हो, ये वाला ये गलत है, ये भी गलत है। समझ में आया? तो नल सेट को या वॉइड सेट को दिखाने का तरीका है, खाली फाई का साइन बनाना है तो वो नल सेट से रिप्रेजेंट हो जाएगा। समझ में आई बात? अब नल सेट है क्या? नल सेट ऐसा सेट है जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं आ रहा है। अब इसमें एक एग्जांपल आपकी बुक में दे रखा है उसने, जिसमें वो कह रहा है कि आप अपनी क्लास के ऐसे स्टूडेंट्स का नाम लिखिए जो कि 10th क्लास से बिलोंग करते हैं। अभी आप कौन सी क्लास में पढ़ रहे हो? 11th में पढ़ रहे हो। और आपको अगर ऐसा बोला जाए कि उन स्टूडेंट की लिस्ट बनाओ जो 10th क्लास के हैं और आपकी क्लास में बैठे हैं, तो क्या कोई बच्चा आपकी उस लिस्ट में आएगा? मेरा क्वेश्चन समझ में आया आपको? नहीं आएगा सर कोई। भाई कोई बच्चा आएगा ही नहीं, तो आपकी लिस्ट खाली रहेगी। इवन आपकी लिस्ट खाली है, लेकिन फिर भी उस खाली लिस्ट को भी हम एक ग्रुप बोल रहे हैं, एक सेट बोल रहे हैं। पॉइंट समझ में आया? नहीं आया पॉइंट समझ में? जैसे मैं ये बोलता हूं कि आप जो है आप जो है एक ऐसा सेट बनाइए जिसमें कि -1 से बड़ा और
0 से छोटा कोई इंटीजर आ रहा हो, क्या कोई ऐसा इंटीजर होगा जो -1 और 0 के बीच में आ रहा है? नहीं आ रहा है, कोई भी इंटीजर नहीं है इनके बीच में। तो जब इनके बीच में कोई भी इंटीजर नहीं है तो वो सेट कैसा रहेगा? खाली रहेगा, उसमें कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा, कोई भी ऐसा इंटीजर नहीं आएगा जो कि उस सेट का एलिमेंट बन रहा हो। तो इसलिए इस तरीके के सेट को क्या बोला जा रहा है? एम्प्टी सेट बोला जा रहा है, खाली सेट बोला जा रहा है। कह रहा है इसमें कुछ भी नहीं है। पॉइंट क्लियर हुआ? ऐसे कुछ भी लैंग्वेज बना सकते हो। जैसे बोला 5 और 6 के बीच में कितने नेचुरल नंबर्स हैं, उनका सेट बनाओ। तो कोई भी नेचुरल नंबर नहीं है जो 5 और 6 के बीच में रहेगा। समझ में आई बात? यस सर। अब अगर तुमको ऐसा बोले, जैसा तुम्हारी बुक में भी दे रखा है, x² - 2 = 0, है ना? तो आपको यहाँ पर ऐसा सेट बनाना है जिसमें इसके जो सॉल्यूशन है उनकी वैल्यू रैशनल हो। मतलब यहाँ पर x की ऐसी वैल्यू का सेट बनाना है जहां पर x रैशनल है। मेक सेट ऑफ सॉल्यूशंस of rational values of x की रैशनल वैल्यू के सेट बनाने हैं यहाँ पर। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका x² = 2 आएगा, है ना? और आपका x का वैल्यू क्या रहेगा? ±√2 ±√2 रहेगा। तो क्या ±√2 आपका कोई रैशनल वैल्यू देता है? नहीं देता है साहब। और इसके अलावा और कोई सोल्यूशन तो हो नहीं सकता। इसका मतलब वो सेट कैसा रहेगा? खाली रहेगा। और वो सेट खाली रहेगा तो वो कैसा सेट हो गया? नल सेट हो गया, वॉइड सेट हो गया, या एम्प्टी सेट हो गया। बात समझ में आई? बात समझ में आई? यस यस सर। सर। भाई ऐसा सेट जिसमें कोई एलिमेंट नहीं है वो नल सेट है। बात खत्म। और ये ध्यान रखना कि इन तरीकों से रिप्रेजेंट नहीं करना, ऐसे रिप्रेजेंट नहीं करना। जो सही तरीके हैं वो ये कि नल सेट ऐसा खाली फायर बना दिया, या फिर करली ब्रेसेस को खाली छोड़ दिया, दैट सेट। तो मोस्ट कॉमन तरीका आप देखोगे कि ये फायर बनाकर खाली छोड़ देता है। करली ब्रेसेस के अंदर फायर बनाने की कोशिश मत करना। एक और बात, जो बच्चे करली ब्रेसेस के अंदर इस तरीके से 0 लिखते हैं, है ना, करली ब्रेसेस के अंदर इस तरीके से 0 लिखते हैं, तो इसको नल सेट क्यों नहीं बोला जा रहा? भाई खाली दिखाना है तो खाली को तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि 0 लिखा है, बीच में खाली है। तो इसको नल सेट इसलिए नहीं बोला जा रहा है क्योंकि 0 यहाँ पर एक एलिमेंट की तरह काम कर रहा है। Here 0 is an element। तो यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो गए? यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो गए? 1 हो गया यहाँ पर, ठीक है ना? तो ये एम्प्टी सेट नहीं होता इसलिए। समझ में आया? आगे बढ़ते सर। अब इसमें नेक्स्ट जो है वो आपका आ रहा है फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट। सर ये फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट क्या है? फाइनाइट का मतलब क्या है? फाइनाइट का मतलब है जो काउंटेबल है, और इनफाइनाइट का मतलब क्या है? जो अनकाउंटेबल है। ठीक है? तो जिसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स को गिना जा सकता है वो फाइनाइट सेट हो गया, जिसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स को गिना नहीं जा सकता वो अनकाउंटेबल है, इनफाइनाइट हो गया। पॉइंट समझ में आया? नहीं आया? आ गया सर। ओ
अब जैसे इसमें ये बता रहा है कि जो आपका सेट ए बनाया एक, उसमें 1 2 3 4 5 डाल दिया, तो उसमें 5 एलिमेंट है, गिन सकते हैं। अब दूसरा एग्जांपल है आपकी बुक में दे रहा है कि किसी प्रेजेंट टाइम पर पूरे वर्ल्ड में कितने जो है लोग रह रहे हैं, कितने जिंदा लोग हैं, तो क्या उनको गिन सकते हैं? ऑल्दो एग्जैक्ट काउंटिंग की जा सकती है, लेकिन एक तरीके से वो अनकाउंटेबल ही है, क्योंकि एट अ प्रेजेंट टाइम अगर एक को गिनोगे पता चला दूसरे को गिनने पहुंचे तो एक टपक गया। बात समझ में आई? तो इसलिए ऐसा क्या हो गया, इनफाइनाइट सेट हो गया। इसके नंबर ऑफ एलिमेंट गिन नहीं सकते वो इनफाइनाइट है, जिसके नंबर ऑफ एलिमेंट गिन सकते हैं वो फाइनाइट हो गया। अब ऐसे ही अगर नेचुरल नंबर्स की बात करें तो इनफाइनाइट हो गया ना, वो उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स इनफाइनाइट है। ठीक है सर? तो जिसमें डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं जिनको गिना जा सकता है फाइनाइट है, जिसको नहीं गिन सकते अदरवाइज क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। पॉइंट क्लियर हो गया? नहीं हुआ? तो यहाँ पर सर वो बात आती है कि क्या हम फाइनाइट सेट को ही रोस्टर फॉर्म में लिख सकते हैं? तो चलो फाइनाइट को तो रोस्टर फॉर्म में लिख दिया जाएगा, लेकिन क्या इनफाइनाइट सेट को रोस्टर फॉर्म में दिखाया जा सकता है? तो हाँ सर, दिखाया जा सकता है। उसका जीता जाता एग्जाम्पल मैंने आपको कल दिखाया था। जैसे मान लो कि मेरे को इंटीजर्स का सेट दिखाना है यहाँ पर रोस्टर फॉर्म में, तो मैंने क्या बोला था कि अगर इनफाइनाइट तक जाएगा तो आपको उसको प्रॉपरली, ये नहीं कि आखिर तक लिखते जाना है, आप कंटिन्यूटी दिखाइए 3 डॉट से, 3 डॉट से कंटिन्यूटी दिखा के कॉमा लगाइए और उसका सीक्वेंस बना के दिखा दीजिए। समझ में आई बात? 0 फिर 1 फिर 2 फिर 3 और उसके बाद कॉमा लगा के 3 डॉट मार के इनफाइनाइट तक जा रहा है, ऐसा दिखा सकते हैं। ऐसे ही नेचुरल को भी दिखा सकते हैं। क्या बोलोगे? करली ब्रेसेस बनाया 1 2 3 4, इस तरीके से 3 डॉट मार के, लेकिन डॉट से पहले कॉमा लगा लेना। 3 डॉट मार के करली ब्रेसेस में इस तरीके से दिखाना है। तो मैं पहले कह चुका हूँ सर, इस पूरी एक्सरसाइज में थ्योरी है, जब तक 4 एक्सरसाइज नहीं पढ़ लोगे तब तक क्वेश्चन नहीं आएगा। सिर्फ लास्ट एक्सरसाइज में क्वेश्चन है और वो भी बहुत इजी है, ओरली सॉल्व करना सिखा दूंगा, मुंह पे फेंक के मारना ही है आंसर। सर पेपर में क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे? सर ये 1 1 2 2 नंबर वाले फर्जी सवाल है, और ये इसलिए पढ़ाया जा रहा है क्योंकि 4th और 5th एक्सरसाइज को आप अच्छे से सीख सके। वहां पे लैंग्वेज ही समझ नहीं आएगी क्या लिखा हुआ है, वो आपको अरबी फारसी लगेगा अगर इनको नहीं पढ़ोगे तो, इसलिए इनको पहले सिखाया जा रहा है। हालांकि सेट थ्योरी 2 दिन में सिखा सकते हैं, ठीक है, बहुत इजी होता है। और कई क्वेश्चन तो आपने करे भी हैं 10th में, जब पढ़ाया था तो वो NTSC वाले में थोड़ा बहुत कराया होगा मैंने, यूनियन इंटरसेक्शन जैसा। तो खैर वो एक अलग चीज है, अभी फिलहाल हम उसकी बात कर रहे हैं। तो अब यहाँ पर ये बात हम लोग समझ गए कि फाइनाइट और इनफाइनाइट क्या है। तो अच्छा, अब मेरा एक सवाल आपसे ये है कि जो नल सेट हमने अभी देखा, नल सेट जो हमने देखा जिसको हम एम्प्टी सेट या वॉइड सेट भी बोल रहे हैं, तो नल सेट जो हमारा है वो फाइनाइट सेट है कि इनफाइनाइट सेट है? जो हमारा नल सेट होता है वो फाइनाइट सेट है कि इनफाइनाइट सेट है? तो सर वो फाइनाइट सेट होता है। फाइनाइट सेट क्या को होता है? नल सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है? 0। नंबर ऑफ एलिमेंट्स 0 है, और 0 काउंटेबल है क्या अनकाउंटेबल है? काउंट है। काउंटेबल है। ऑल्दो 0 है लेकिन काउंट तो कर ही सकते हैं ना, तभी तो बोला 0 है। समझ में आया? अब आपका एग्जाम्पल 6 दे रखा है इसमें, फटाफट देख लो, खत्म करते हैं बात, टाइम खत्म होगा तो रीज्वाइन कर लेना, ठीक है, 15-20 मिनट और पढ़ेंगे। एग्जाम्पल 6 देखो, एग्जाम्पल 6 में क्या रहा है, state which of the following sets are finite or infinite. Set of all x where x belongs to natural number and x minus 1 into x minus 2 is equal to 0. तो सर साफ साफ समझ में आ रहा है, x का वैल्यू 1 होगा 2 होगा, दो ही वैल्यूज हैं, फाइनाइट सेट हो गया सर। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो x का वैल्यू प्लस माइनस 2
बिकॉज x मेरा नेचुरल था तो सिर्फ 2 ही पॉसिबल होगा वहां पे। भाई किताब है ना तुम्हारे पास, ऐसा तो नहीं है बुक ही नहीं है। सर सर हाँ तो उसमें देखो सेकंड वाले में क्या दिया है। x belongs to natural number x square is equals to 4. हाँ क्योंकि x नेचुरल है तो x की दो वैल्यूज मिल रही हैं, +2 और -2, है ना। यस तो सर। -2 हो नहीं सकती काय को, क्योंकि वो नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर है। नेचुरल है तो नेगेटिव तो हो नहीं सकता है। यस सर। ठीक है, तो बड़ा सिंपल सा प्रोसीजर है, इसमें कोई ऐसा जो है डाउट वाला केस है नहीं, तो हम लोग कर सकते हैं उसको। ठीक है, नेक्स्ट देखो यहाँ पर, नेक्स्ट x देखो। belongs to natural number 2x minus 1 is equals to 0. तो यहाँ पे x का वैल्यू क्या है 1/2। अब बिकॉज x Yes, sir. नेचुरल था तो यहाँ पे ये कोई भी ऐसा x का वैल्यू पॉसिबल नहीं होगा जो नेचुरल देगा आपको। समझ में आई ना बात मैंने क्या कहा। Yes sir. तो ऐसे केस में ये नल सेट हो जाएगा। हालांकि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि जो नल सेट है वो फाइनाइट सेट होता है, क्योंकि उसके नंबर ऑफ एलिमेंट 0 है और 0 काउंटेबल है। नेक्स्ट अगर आप देखिए कह रहा है x जो है वो ऑड है और वो नेचुरल है, तो ऐसे तो ऑड नेचुरल नंबर तो इनफाइनाइट होंगे ना। Yes sir. अरे 1 3 5 7 ऐसे तो इनफाइनाइट तक चलता जाएगा ना, तो इसलिए इनफाइनाइट सेट हो गया। x प्राइम है और नेचुरल है, तो सारे प्राइम नेचुरल नंबर ही होते हैं, हमको मालूम है। तो ये भी इनफाइनाइट है। प्राइम नंबर्स कितने हैं, इनफाइनाइट प्राइम नंबर्स हैं। अब सर इसमें जो अगली बात आ रही है वो है आपकी इक्वल सेट्स की। कि सारी ये इक्वल सेट्स क्या होते हैं, क्या होते हैं इक्वल सेट्स। इक्वल सेट्स क्या है, तो दो सेट को, एक सिंपल बात समझो, दो सेट को इक्वल तब बोला जाएगा सिंपल लैंग्वेज में पहले, फिर आपको डेफिनेशन के हिसाब से समझाऊंगा। दो जब सेट दोनों को के एलिमेंट इक्वल। बिल्कुल दो बातें ध्यान रखनी है। पहली बात तो नंबर ऑफ एलिमेंट सेम हो। पहली बात क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होने चाहिए। और दूसरी बात क्या है, ऑर्डर ऑल डिफरेंट एलिमेंट्स मस्ट बी सेम। तो आप बोलो दूसरे में पहला वाला भी तो आ गया, दूसरे में पहला वाला भी तो आ गया, बिल्कुल आ गया सर। लेकिन पहली निगाह में अगर नंबर ऑफ एलिमेंट ही सेम नहीं है तो हम उसको वैसे ही हटा देंगे ना, हमें देखने की जरूरत ही नहीं है। तो पहले देख लो नंबर ऑफ एलिमेंट सेम दिख रहे हैं, फटाफट दिख जाएगा। फिर अंदर घुस के देख लो कि क्या सारे एलिमेंट सेम है, अगर सेम है तो वो इक्वल सेट है। पॉइंट क्लियर हुआ। अब जरा डेफिनेशन पढ़ के देखो क्या बकवास कर रहा है। डेफिनेशन भी तो पढ़ लो, तब भी तो तुम्हें समझ में आया कि किताब डरावनी क्यों है। क्या कह रहा है, कह रहा है टू सेट्स A and B are said to be equal if they have exactly same element and we write A is equal to B, otherwise the set are said to be unequal and we write A is not equal to B। तो चलो ये तो समझ में आता है, लेकिन उससे पहले की कहानी देखो। given two sets A and B, if every element of A is also an element of B and if every element of B is also an element of A, then the sets A and B are said to be equal. Clearly the two sets have exactly the same element। अब सिंपल बात लिख देता ना यार, क्यों पका रहा है। कह रहा है A का हर एलिमेंट B में होना चाहिए और B का हर एलिमेंट का होना चाहिए A में होना चाहिए। तो अगर A का हर एलिमेंट B में है और B का हर एलिमेंट A में है तो वहां से दो बातें निकलती हैं। पहला, एलिमेंट जो है नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होंगे। दूसरा, जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो सेम होंगे, वो भी सेम होंगे। क्लियर हो गया। तो अगर दो सेट इक्वल है तो अपन उसको कैसे दिखा रहे हैं, A इज इक्वल टू B से। और अगर वो दो सेट इक्वल नहीं है तो हम उसको कैसे दिखा रहे हैं, A इज नॉट इक्वल टू B से, है ना। बीच में कट मार देंगे तो नॉट इक्वल टू दिखा देंगे वहां पर।
ऐसा हो गया। सिंपल बात है, टेंशन नहीं लेनी है। अब देखो यहाँ पर क्या कह रहा है, तो अब ये मत कहना कि सर जो है और एलिमेंट जो है उनका ऑर्डर भी सेम होना चाहिए, ऑर्डर वुडर से कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप देखो सेट ए में क्या लिखा है उसने, 1, 2, 3, 4, और सेट बी में देखो क्या लिखा है उसने, सेट बी में उसने लिखा है 4, 3, 2, 1। ऐसा ही लिखा है, कुछ और लिखा हो तो वो भी देख लेना, ऑर्डर चेंज करके लिखा है। यहां उसने लिखा है 3, 1, 4, 2, 3, 1, 4, 2 ऐसे लिखा है। तो अब यहां पर इशू आएगा ना कि अगर मैं ये चेक करने लगूं एलिमेंट सेम है या नहीं, तो पहले सिंपली ये देखना है उधर भी 4 एलिमेंट, इधर भी 4 एलिमेंट, देन वी विल प्रोसीड and we will cross check whether the each and every element of A is belonging to B and whether each and every element of B is also belonging to A or not. A का हर एलिमेंट B में, B का हर एलिमेंट A में, ऐसा होना चाहिए। और देखो हो रहा है तो इक्वल सेट हो गए, बात खत्म। नेक्स्ट बढ़ते सर आगे, सुन लीजिए। मैंने कल एक बात और आपको बताई थी कि अगर आप किसी सेट में एलिमेंट को रिपीट करते हैं, पहली बात तो रिपीट करके लिखना नहीं है, अगर आप किसी सेट में एलिमेंट को रिपीट करते हैं तो फिर उसका रिपीटिशन उधर अलाउड नहीं होता है, लेकिन फिर भी आपने रिपीट कर दिया तो वो एक ही एलिमेंट माना जाएगा। पॉइंट क्लियर हो रहा है? ऐसे समझो, अगर मैं यहां पर लिख देता हूं a इज इक्वल टू 1, 2, 3 और इधर लिख देता हूं मैं b इज इक्वल टू, जैसा बुक में दे रखा है, 2, 1, 3, तो अब यहां पर इशू क्या आया, ये नंबर ऑफ एलिमेंट तो सर सेम ही नहीं है और आप इसको काट दोगे, कहोगे सर ये तो इक्वल सेट नहीं है। ऐसा नहीं है, एक्चुअल में इस सेट बी के नंबर ऑफ एलिमेंट 3 ही हैं, क्योंकि अगर किसी एलिमेंट को हम रिपीट करते हैं यहाँ पर तो वो एक ही एलिमेंट माना जाता है। पहली बात तो रिपीट करते नहीं है जब लिखते हैं तो, और अगर रिपीट कर भी दिया है तो उसको एक एलिमेंट ही माना जाएगा। समझ में आया? नहीं आया? यस सर, आ ठीक है गया। भाई, तो ये भी इक्वल सेट बनते हैं हमारे। स्क्रीनशॉट ले लो किसी को लेना है तो। वो क्या है, आयुष का है, राघव पता नहीं सर क्या है। पता नहीं कहाँ है। आप देखो सर, नेक्स्ट क्या कह रहा है, कह रहा है फाइंड द पेयर ऑफ इक्वल सेट्स। इक्वल सेट के पेयर फाइंड करो।